आईटीआई के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मुझे आईआईटी वाला नहीं आईटीआई वाला चाहिए, और जैसा कि वो कह रहे हैं उनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा वो कर वैसा पूरा धरातल पे नहीं हो रहा है। एक तरफ जहाँ वो स्किल्ड लोगों के, स्किल्ड हुनरमंद हाथ की बात करते हैं, यहाँ हाथ को ही काटे जा रहे हैं। देश में जो 100% सीटें हैं उसको, उनमें से 33% सीटों को इस साल से हटा दिया जा रहा है। 33% एडमिशन नहीं होने पाएंगे। पूरे प्रदेश में लगभग 16,000 आईटीआई कॉलेज हैं। 16,000 आईटीआई कॉलेजों में लगभग 60 लाख एडमिशन होंगे, उसमें 20 लाख एडमिशन इस साल नहीं होंगे। तो आपका खर्चा कैसे चलेगा इतना सारा? अब ऐसे में आईटीआई कॉलेजों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। मान के चलिए कि अगर हम एक आंकड़ा के रूप में बताएं तो किसी भी संस्थान में अगर 8 यूनिट की आईटीआई है तो 160 बच्चे होते हैं। 160 बच्चों में उनकी जो फीस निर्धारित होती है, वो फीस निर्धारित होती है राज्य सरकार द्वारा, जो 18,000 रुपये पर ईयर। जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उसका 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर में छोड़ देते हैं पढ़ाई। जो बचते हैं वो करीब करीब 120 बच्चे। 120 बच्चे के शासन के अनुरूप अगर एक क्रांतिक अवस्था या एक आदर्श अवस्था देखी जाए तो 18,000 के हिसाब से अगर 120 बच्चों का देखा जाए तो 21,60,000 रुपये फीस आती है। अब 18 जो 8 यूनिट की आईटीआई है उसमें इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल, क्लर्क, कंप्यूटर बाबू सबकी जो खर्चे हैं उनका देखा जाए, एक प्रिंसिपल का 30,000 रुपये, 2 क्लर्क का अगर हम रखते हैं 10-10,000 रुपये कम से कम न्यूनतम होना चाहिए। उसके अलावा अनुदेशकों का 15,000 रुपये भी अगर हम रखते हैं तो कम से कम 12 अनुदेशक होने चाहिए, ग्रुप इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, और सरकार ने बना रखे हैं मानक के अनुसार अगर है हमारे, तो कुल मिला के हमारे करीब करीब 30 लाख रुपए सालाना का ये स्टाफ का पेमेंट हमारा बनता है, 30 लाख रुपए का, और हमें फीस मिलती है 21,60,000। जब 100% फीस बच्चे दे दें, ऐसा भी संभव नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर 100% फीस मिल गया तो 21,60,000 रुपये इकट्ठा हुए, और हमें इंस्ट्रक्टरों को वेतन के रूप में 30 लाख रुपए देना पड़ता है। इसके अलावा बिजली का बिल है, रॉ मटेरियल पर ट्रेनी जो हमारा कम से कम 100 रुपये का खर्च होता है। इस हिसाब से अगर उसको देखेंगे तो 1,20,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 लाख रुपये का हमारा जो है साल भर का रॉ मटेरियल खर्च हो जाता है। अगर 15,000 रुपये महीने का भी बिजली का बिल हो तो कम से कम 1,80,000 बिजली का बिल हो जाता है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे खर्च होते हैं, कॉलेज का मेंटेनेंस कराना, उसमें भी 15% खर्च होते हैं। तो ये सारे खर्चे जोड़ेंगे तो लगभग 50 लाख की सीमा पार कर जाती है। हमें फीस मिलती है 21,60,000। हम अगर सोसाइटी रखते हैं, सोसाइटी अन्य भी मदों से, लोगों से चंदा ले लेकर, समाज से सहयोग लेकर हम बच्चों को ट्रेंड करते हैं, और लेकिन उसकी भी एक सीमा है, कहाँ तक हम लोगों से चंदा ले लेकर बच्चों की फीस हम अपने पास से भरेंगे। 50 लाख रुपए और 21 लाख रुपए में लगभग 29 लाख रुपए का अंतर आ रहा है। एक बैच को पढ़ाने में हमें 29 लाख रुपए बाहर से व्यवस्था करना पड़े, कब तक कोई प्रबंधक सरवाइव करेगा? तो यह भी एक वो है। उस पर भी सीटें हमारी घटाई जा रही हैं। अब सीटें घटाई जा रही हैं तो अब तो और भी बुरी स्थिति होगी हमारी। हम एडमिशन नहीं करेंगे, बच्चों से फीस नहीं लेंगे तो कैसे कॉलेज चलाएंगे, कैसे स्किल्ड लोगों को बनाएंगे हम? तो इस दशा में हम लोगों के लिए बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हम ये मांग करते हैं कि हमारी पर यूनिट की जो साइज है उस साइज को बढ़ा दिया जाए, 20 बच्चों की जगह 30 बच्चे कर दिए जाएं। एक यूनिट में हमारे अगर 30 बच्चे कर दिए जाते हैं तो कुल मिलाकर जितनी सीटें हमारी घटाई जा रही हैं 33%, इधर से हमारी अगर इतनी सीटें 1.5 गुनी कर जाती हैं तो लगभग बराबर हो जाएगा, तब हमारी सीटें नहीं घटेंगी लगभग, और इस दशा में हम आप पुरानी अवस्था में हम कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और है कि इंस्ट्रक्टर को हमारे कॉलेजों में अस्थायी रूप से एक मांगा जा रहा है, इंस्ट्रक्टरों को फीड किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजों में हर साल अनुबंध पर शिक्षकों को रखा जाता है। पहले गवर्नमेंट कॉलेज इंस्ट्रक्टरों को तो भर लें, वो सरकार गवर्नमेंट कॉलेजों के इंस्ट्रक्टरों को ही नहीं रही है और हमारे यहाँ परमानेंट शिक्षकों की बात करती है। अगर उनके अनुबंध पर शिक्षक पढ़ाए जा सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? क्या लगता है कि आपसे जो मैनेजमेंट छीना जा रहा है, जो पॉलिसी बनाने के लिए जिसका खर्चा निकाल वो तो वो छीना जा रहा है। दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर हमने देखा कि सरकारी स्कूल होते हैं तो उनका भी मैनेजमेंट इस तरह से किया जाता है कि कभी उसको बुक कर दिया जाता
इच्छाएं हो जाती हैं, कैसे भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, और दो दो शिफ्ट लगाई गई जी। हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जगह है, तो अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे तो एज ए समाज सेवा अलग बात है, लेकिन सर्वाइवल के लिए एक तरह का वो भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए। बिल्कुल। बात ये है कि सरकार क्यों इंटरफेयर कर रही है कि कितने बच्चे रखे जाएंगे, जब कुछ दे नहीं सकती, या तो सरकार कंपनसेट करे, सब्सिडी दे, या फिर कुछ दे नहीं सकती, तो क्यों ऐसे नियम बना रही है? बिल्कुल सही आपका कहना। हम लोग की डिमांड भी यही है कि अगर सरकार इस तरह के काम कर रही है तो हमारे शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम मानदेय तय कर दे, जैसा कि हमने अपने मैटर में लिखा हुआ है कि एक न्यूनतम मानदेय तय कर दे। कौशल विकास के लिए सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, तो अरबों रुपए खर्च करे तो जो इंस्ट्रक्टर नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं उनको एक न्यूनतम मानदेय वो भी दे दे। वो भी तो बच्चों को स्किल्ड कर रहे हैं। जब कौशल विकास कर रहे हैं वो, तो कौशल विकास करने वाले हर पहलू पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। और एक अध्यादेश लाते हुए सारे वित्तविहीन शिक्षकों को एक मानदेय तय कर दे और उस मानदेय को दिया जाए, जिससे सभी कॉलेजों में शिक्षकों की समस्या का समाधान हो सकेगा। और जब शिक्षकों की समस्या का समाधान होगा तो हर कॉलेज में शिक्षक पूरी संख्या में रहेंगे तो पढ़ाएंगे भी, कहीं वैकेंट सीटें नहीं रहेंगी, बच्चे सारे पढ़ेंगे भी, सब ट्रेंड होंगे, हुनरमंद हो जाएंगे और जो देश के विकास में सहायक होंगे। लेकिन इसमें बच्चों के लिए अगर देखा जाए, सरकार जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, स्कॉलरशिप अलग देती है, रिम्बर्समेंट अलग देती है, तो क्या ऐसे इसमें रिम्बर्समेंट की सुविधा नहीं? छात्रवृत्ति स्टूडेंट को मिलती है, स्टूडेंट के ही खाते में आती है, संस्थान का उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी फीसें बच्चे टाइम पे नहीं दे पाते क्योंकि ये ग्रामीण कोर्स है। आईटीआई एक 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट कोर्स है। मैं आपको बिंदुवार इसमें अपनी जो हमारी मांगे हैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। हमारी आईटीआई ने जब एफिलिएशन लिया, संबद्धता ली, तो 3 शिफ्टों की मान्यताएं प्रदान की थी। 3 शिफ्टों के अनुसार हमें मशीनरी, टूल्स, उसके साथ में टीचिंग फैकल्टी, ये तीनों हमें रखनी पड़ी और रखे हुए हैं। ज़्यादातर आईटीआई कॉलेज जहाँ 3rd शिफ्ट संचालित, तो वहाँ सारे नियमों के अनुसार चल रहे हैं। उसके बावजूद आज इन्होंने एकदम फरमान निकाल दिया कि साहब हम 3rd शिफ्ट खत्म करेंगे, या आप इसको डीएसटी मोड में लाइए। डीएसटी मोड मतलब हो गया ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम। लेकिन आप बताइए, इस भारत देश में कई जनपद, कई जिले, कई संभाग ऐसे हैं, हर राज्यों में, जहाँ पर इंडस्ट्री है ही नहीं, कॉरिडोर ही नहीं है, तो वो आईटीआई कैसे वहाँ पे डीएसटी करेगी? पहली चीज। फिर डीएसटी के लिए जो इन्होंने इंडस्ट्री की शर्तें रखी हैं, क्या आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी लिस्ट दीजिए, मिनिमम टर्नओवर दीजिए। तो कोई भी इंडस्ट्री प्राइवेट आईटीआई के साथ अपनी जो आंतरिक जानकारी है वो क्यों साझा करेगी? इसीलिए लोग इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो 20 सीट यानी एक यूनिट जो 3rd शिफ्ट में जा रही है, अगर उसको हटा दिया जाएगा तो हमारे कॉलेज कैसे सर्वाइव करेंगे? तो हमारी पहली मांग जो है वो 3rd शिफ्ट को ये बहाल करें, और साथ में थोड़ा सा उसको 2 साल के लिए अभी बहाल कर दें और उसका उपाय किया जाए जिससे जो हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है वो ना हो। ये हमारी पहली मांग है। उसके अलावा इसमें जो इन्होंने डीएसटी का ऑप्शन रखा है, उसमें एक तो जो इनका टर्नओवर है वो पॉइंट हटाया जाए, दूसरा उनके एम्प्लॉय की लिस्ट मांगी जा रही है, आंतरिक जो जानकारी मांगी जा रही है वो हटाई जाए, तीसरा उनके यहाँ पर जो उनका मिनिमम टर्नओवर के अलावा उनकी ऑडिट रिपोर्ट मांगी जा रही है, ये पॉइंट हट जाए तो हो सकता है इंडस्ट्री हमारे साथ एमओयू करने के लिए सहमत हो। उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है हमारी यूनिट संख्या। हमारी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैनुअल है वो आज की डेट में आप पॉलीटेक्निक और बीटेक इंजीनियरिंग से कंपेयर करेंगे तो हमारा परिक्षेत्र उनसे 3 गुना ज़्यादा है। तो उस एवज में जो पॉलीटेक्निक है और बीटेक है वहाँ 36 से 40 यूनिट की एक वो यूनिट होती है सीटों की, जबकि हमारी ओनली 20 सीट की है। तो हमारी ये मांग है कि ईडब्ल्यूएस की 6 सीटों को बढ़ाकर 36 से मतलब हमारी यूनिट की जाए, तो हमारा जो आर्थिक नुकसान है वो पूरा हो सके। तीसरा बिंदु हमारा आता है निम्स। ये इन्होंने अभी एक नया सिस्टम, हमारी डीजीटी या कौशल विकास क्या करता है साहब, आज उनको रात में स्वप्न आया, कल उन्होंने एक नियम बना दिया, परसों आईटीआई के लिए ऑर्डर हो गया कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। जबकि एक संस्थान चल रहा है, उसको पहले बताया जाए, वर्कशॉप दी जाए, एक किसी भी नियम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसकी जानकारी, उससे संबंधित प्लस माइनस पॉइंट समझाए जाए। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो इंस्ट्रक्टर का, जैसे सर ने जिक्र किया था
जो हमारे यहाँ पर अभी ज़्यादातर गेस्ट फैकल्टी में हम पढ़वाते हैं, क्योंकि उतनी हमारी आय नहीं है कि हम एक परमानेंट फैकल्टी को अफोर्ड कर सकें। तो हमें इसमें कम से कम 2 साल का समय दिया जाए और इसको पहले इम्प्लीमेंट शासकीय ITI पे किया जाए। अगर वहाँ सफल होगा तो हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। ये हमारी एक जायज़ मांग है। हमारा चौथा पॉइंट है रिन्यूअल और परिवर्तन। जो ITI जब एफिलिएशन ली गई, संबद्धता दी गई, तो नियमों के अनुसार दी गई। उस नियम के अनुसार ये इनका हमारे पास दस्तावेज मौजूद है कि ITI जो एग्जिस्टिंग पुरानी ITI उनका कभी भी निरीक्षण या रिन्यूअल होगा तो पुराने नियमों में होगा। लेकिन आज इन्होंने नए नियम निकाल के उसको चेंज कर दिया है। अब उसमें जैसे जो ITI का ओनर बिल्डिंग खाली करवाता है, अब वो दूसरी जगह लेगा तो नई बिल्डिंग में उसको कितनी जगह मिल रही है, इसमें उसकी मर्जी नहीं चलेगी। इसीलिए हमारी ये मांग है कि इसको पुराने नियम में किया जाए। अच्छा, अगर मालिक खाली करवाता है बिल्डिंग, तो इनका क्या कहना है साहब, आपके जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग आप उसी जगह देंगे। अब आप सब लोग पत्रकार हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जब मालिक ने बिल्डिंग खाली करा दी तो हम उस जगह ट्रेनिंग कैसे देंगे? जब अजीब सा नियम, जबकि इसके लिए हमारी जो ITIs है वो एफिडेविट देने के लिए और पूर्ण जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। तो ये नियम भी इसमें बदलाव किया जाए। पांचवा नियम हमारा PMKY जो प्रोजेक्ट है, PMKY 4.0 जो गवर्नमेंट का कौशल विकास का प्रोजेक्ट है, ये सारे ITI को स्किल हब के अंतर्गत दिया गया, TP बनाए गए, ट्रेनिंग पार्टनर। और उन्होंने, इसका नियम ये होता है कि इसमें परसेंट के हिसाब से पहले पेमेंट दिया जाता है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग मैनुअल पूरा होता है। जबकि हमारे ITI ने अपने स्वयं के खर्चे से, अपने मतलब सेल्फ फाइनेंस से वो प्रोजेक्ट पूरे किए और उसको पूरा हुए 1 से 1.5 साल हो गए। जब हम लोग पेमेंट मांगने गए तो इन्होंने कईयों पे FIR करवाई, कईयों को SCN सो कोई नोटिस जारी करवा दिए और ITI का पेमेंट आज दिन तक इन्होंने रिलीज नहीं किया। तो उसमें हम लोग जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बच्चों को उनकी कंप्लीट करने के बाद उनकी अंकसूची दी जा चुकी है, सर्टिफिकेट है वो दिया जा चुका है। तो हमारा ये मांग है कि हमारे जो पेमेंट है वो तत्काल इशू किया जाए, उसमें कोई बहानेबाजी ना की जाए। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है कि हमारा जो ITI है सर, ये ITI भारत देश में सबसे ज़्यादा चलने वाला एक छोटा सा पाठ्यक्रम है, जिसमें लगभग 60 से 70 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पर ईयर इनरोल होते हैं। उसके बावजूद आप सबको आश्चर्य होगा कि ये कोई बोर्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक मिशन है। आज मान लो गवर्नमेंट कहती है साहब हमारी कौशल विकास की जो टारगेट था पूरा हो गया, हम इसको बंद कर रहे हैं, तो उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा? और देश भर की जो 15,000 प्राइवेट ITI है उनका क्या होगा? क्योंकि हम लोगों ने जीवन इसी शिक्षा के लिए दिया है। तो हमारी डिमांड है कि इसको CBSE और पॉलिटेक्निक की तरह भारत के जो विधानसभा है उसमें इस गजट में इसको पास किया जाए, इसके लिए बोर्ड बनाया जाए। आज जो हमारी समस्या है वो इसका एक बहुत बड़ा छोटा सा उदाहरण है। क्या होता है, हमारे कोई भी डायरेक्टर जनरल या सचिव या जो नए अधिकारी आते हैं, वो उनको ना तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न से कोई लेना देना है। उन्होंने कहा था कौशल बढ़ेगा तो इस देश का विकास होगा। उनको अपनी तानाशाही चलानी है, तो वो क्या करते हैं, हर दिन एक नए नियम पास कर देते हैं, हम लोगों पे वो लागू कर दिया जाता है। जब हमारा बोर्ड होगा, उसका एक संविधान होगा, तो सारे नियमों का एक हम उनको चैलेंज कर पाएंगे कोर्ट में, और हम अपनी और इस छात्रों के हित की रक्षा कर पाएंगे। हमारा 7वां पॉइंट है सर, हर साल बजट में आप देखते हैं कौशल विकास के जो संस्थान है उनके उत्थान के लिए, अपग्रेडेशन के लिए इस बार भी 90,000 करोड़ का फंड रिलीज किया गया है, जिसमें जब हमारी मान्यता DG डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग से शासकीय और प्राइवेट ITI की एक साथ होती है, समान नियम पे होती है, समान पैरामीटर्स लागू होते हैं, और उसके बाद भी जो अमाउंट है उसमें अपग्रेडेशन केवल शासकीय ITI कॉलेजों का किया जाता है, हम प्राइवेटों को उससे अलग रखा जाता है। तो हमारी मांग है कि हमारी जो ग्रेडिंग परसेंटेज इन्होंने निर्धारण की है उसके अनुसार जो अच्छी ITI है, प्राइवेट ITI, उनको भी उस योजना में शामिल किया जाए। इसका अगला बिंदु है सर, हमारे जो बच्चों की मार्कशीट, अभी आप सब लोगों को आश्चर्य होगा कि CBSE या किसी भी बोर्ड में बच्चों को ओरिजिनल मार्कशीट उसको नहीं दी जाती है, प्रोविजनल मार्कशीट अंकसूची जारी की जाती है, जिससे वो संबंधित कॉलेज या संस्थान में फीस भर के अपनी ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त करें। हमारे यहाँ ये होता है कि परीक्षा का हॉल टिकट, बच्चे की मार्कशीट
और उसका NTC सर्टिफिकेट सीधे बच्चे के प्रोफाइल पे भेज दिया जाता है। उसके बाद बच्चे फीस नहीं भरते, जिसके कारण हम लोगों को बहुत बड़े आर्थिक नुकसान से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इसमें हमने कई बार जो ज्ञापन दिए, आंदोलन भी किए, लेकिन सरकार कहती है साहब ये तो डिजिटल इंडिया है। तो डिजिटल इंडिया है तो फिर हम लोगों पे नियम क्यों लागू कर रहे हो? वो छात्रों पे ही कर दो ना डायरेक्ट। ऐसा नहीं है, जबकि शोषण हमारा हो रहा है और हमारा अधिकार छीन लिया गया है। तो जो संस्थान है उन सभी का ये सुझाव है और एक आवेदन भी है, निवेदन भी है कि हमारे जो छात्रों को मार्कशीट उनके प्रोफाइल पे केवल प्रोविजनल दी जाए, ओरिजिनल मार्कशीट केवल संस्थान को दी जाए। ये हमारी जो मांग है। मेरा नाम शैलेंद्र आचार्य है, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ITI का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जी। आपने FIR की बात की और इसमें एक अहम मुद्दा ये भी है कि FIR वापस की जाए। ट्रेनिंग पार्टनरों पे जो FIR हुई है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसे क्या कहना चाहिए? सर ये आपने बहुत बढ़िया बिंदु उठाया। कोई भी शिक्षा संस्थान बिना NGO के रनिंग नहीं करता। रन करने के लिए उसको मदर NGO की एक आवश्यकता पड़ती है। NGO मतलब आप एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हम लोग ये मतलब व्यवसाय नहीं कर रहे, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। साथ में इससे जो धनार्जन होता है उससे हम अपनी फैमिलियों का पालन करते हैं और व्यवस्थाओं को अच्छी बनाते हैं। जब PMKY प्रोजेक्ट दिया गया, समय सीमा में हमारी ITI ने पूरा किया। इसमें जो हमारे कौशल विकास मंत्रालय का विभाग है NSDC, वो एक प्राइवेट विभाग है, मतलब वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो एक तरह से थर्ड पार्टी है। तो इसमें जो थर्ड पार्टी थी उसकी ये साजिश थी, मिली भगत थी कि उन्होंने जो निजी ITI के प्रबंधक थे उनकी वहाँ पे गलत रिपोर्टिंग की, जिसमें इस विभाग के द्वारा कई अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई है। लेकिन वो पेमेंट से बचने के लिए सीधे सीधे हम पे FIR की गई। क्या आपने देखा इस देश में इससे पहले कभी किसी शैक्षणिक संस्था पर प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद FIR की जाए? ये कितना बड़ा हमारे साथ में मतलब हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है कि ITI बचाओ। मैं ITI को IIT के बराबर लाऊंगा। उसके बाद ये शासन में बैठे अधिकारी, जो शासन के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ITI के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो ITI संचालक आगे आए उन पर FIR की गई, पेमेंट मांगा गया, उनको सो कुछ नोटिस दिए गए। अब रिकवरी जैसी बातों से डराया जा रहा है। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से एक अहम घोषणा ये करने जा रहा हूं। मैंने हमारे जो सभी फेडरेशंस हैं, राष्ट्रीय और राज्य के, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ये सभी एक मत होकर कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोगों ने बनाई है, जिसपे हम ज्ञापन पहले दे चुके हैं। और फिर ये बात कर रहा हूं, अगर हमारी मांगे 30 दिन में पूरी नहीं हुई तो हमारा पदयात्रा जो 2020 में हुई थी, कौशल विकास मंत्रालय में इस बात की पूरी जानकारी है कि हमारी 2020 में पदयात्रा हुई थी। ये पदयात्रा फिर होगी और इस बार पदयात्रा पूरे देश से एक साथ की जाएगी और बड़े लेवल पे की जाएगी। इस पदयात्रा में कौन कौन हिस्सा लेंगे? इस पदयात्रा में सभी राज्यों के, राज्य के एसोसिएशन और राष्ट्रीय एसोसिएशन मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में चलेंगे। इसमें छात्रों की, क्योंकि इसमें समस्याएं छात्रों से रिलेटेड भी हैं, छात्रों की पढ़ाई भी वंचित हो रही है। छात्रों को, अब आपने स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया, कई स्टेटों में जो ये जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि साहब हम लाडली बहना योजना या विभिन्न योजनाओं में हम पैसा बांटेंगे, उस पैसे के लिए उसको जो बांटा जा रहा है उससे हमारे छात्रों की छात्रवृत्तियां के लिए पैसा ही नहीं है उनके पास। अब गरीब छात्र कहाँ से फीस भरेगा? तब हम लोग अपने साथ समझौता करके उनकी शिक्षा पूरी करते हैं। तो हमारे साथ तो मतलब बहुत अन्याय है और इस बात को गवर्नमेंट को समझना होगा। माननीय कौशल जो मंत्री हैं उनको भी समझना होगा कि ITI चोर नहीं है, ITI ही आज तक, जब गवर्नमेंट ITI के पास खुद का फंड नहीं था, गिनती में हमसे 1/3 थे, तब भी हम लोगों ने अपना सर्वस्व देकर बच्चों को कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग दी और उनको लगवाया, प्लेसमेंट दिया। हमारे छात्र हमारी इस उपलब्धि के सबूत हैं, जो गवाह हैं। लेकिन आज क्या किया जा रहा है, पहले हमें गवर्नमेंट ITI के बाद 15 दिन का टाइम मिलता था, इसका लेटर भी था, इन्होंने आगे उसको खत्म कर दिया। क्योंकि आज क्या करते हैं, गवर्नमेंट ITI और हमारी एडमिशन डेट एक साथ खोलते हैं।
अब आप बताइए सर, जब गवर्नमेंट आईटीआई फ्री में आईटीआई पढ़ा रही है, हम लोग उसके एवज में जो फीस ले रहे हैं, तो हमारे पास पहले क्यों आएगा स्टूडेंट? तो हमारे साथ तो जातियां ये विभाग कर रहा है, ये शासन कर रहा है। तो मैं जानता हूं, मैं समझता हूं शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को इन चीजों की अभी जानकारी नहीं होगी। मेरा और मेरे साथियों का करबद्ध ये अनुरोध है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ कि जिसे कि हमारे समस्याओं को समझें और इसको निराकरण करें, अन्यथा हमें रोड पर उतरने के लिए मजबूर होना होगा।